हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर गिरीश मिश्रा और आज आपको मैं मॉडर्न हिस्ट्री के उस सेगमेंट के ऊपर बातचीत करूंगा जो सेगमेंट हमें बताता है कि किस तरीके से अंग्रेज भारत को अपने नियंत्रण में लेते हैं। पिछले वीडियो में आपको बताया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बताया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कैसे आती है, किन परिस्थितियों में आती है, और बताया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो हुई थी 1599 में लंदन में इसको स्थापित किया गया था। फिर 1600 में इसको ब्रिटेन की महारानी ने पूर्व की तरफ व्यापार करने का एकाधिकार दिया और 1608 जहांगीर के समय ये ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पहुंच जाती है। और फिर अगला फैक्ट आपको बताया था कि 1613 में सूरत में इनकी पहली फैक्ट्री इस्टेब्लिश हो जाती है। यानी 1613 से कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट करती है भारत में और 1613 के बाद लगातार ये अपना बिजनेस चलाती रहती है। और फिर उसी सूरत से एक्सटेंड करते हुए किस तरीके से मद्रास प्रेसिडेंसी 1839, फिर उसके बाद बॉम्बे प्रेसिडेंसी, फिर 1700 में बताया था कि फोर्ट विलियम जो कलकत्ता प्रेसिडेंसी की स्थापना होती है और उन्हीं 3 प्रेसिडेंसियों की स्थापना के साथ धीरे धीरे वो व्यापारिक शक्ति बढ़ने लगती है। और जो शुरुआती दौर इस ईस्ट इंडिया कंपनी का था, यानी सन 1600 से लेके मैंने 1608 टू लेके 1717 तक देखा जाए तो कंपनी भारत में एक संघर्ष की स्थिति में थी। अपने आप को व्यापारिक रूप से स्थापित कर रही थी। बाकी यूरोपीय कंपनियों से भी इसका कंपटीशन था। फ्रांसीसी थे, पुर्तगाली थे, डच थे, डेन थे और भी कंपनियां थी इसके टक्कर में। तो कंपनी इस दौर में यानी 1608 से लेकर 1717 का जो दौर था, इस दौर में कंपनी अपना पांव जमाने की कोशिश कर रही थी, भारत से बिजनेस कर रही थी और व्यापार करके उसको अच्छा खासा फ़ायदा हो रहा था। लेकिन जब 1707 में फारूक शेर ने इसको, जैसा कि पिछले वीडियो में भी आपको इसके बारे में आइडिया दिया था कि 1707 में फारूक शेर ने इसको एक सुनहला फरमान दिया, उसको कंपनी का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, मैग्ना कार्टा ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसमें कि उसने 3000 रुपये के बदले में कंपनी को बंगाल में बिजनेस करने की छूट दे दी, व्यापार करने की छूट दे दी और कंपनी के सिक्कों को भारत में उसने अवैध मान लिया कि बम्बई में ढले हुए सिक्के चलेंगे। यहीं से कंपनी वालों के दिमाग में एक नई भावना जागृत होती, क्योंकि फारूक शेर जो था वो एक कमज़ोर मुगल बादशाह था। जब तक मुगल बादशाह मजबूत स्थिति में थे, औरंगजेब तक 1707 औरंगजेब जब तक अच्छी स्थिति में था, तब तक इन कंपनियों की हालत, ईस्ट इंडिया कंपनी की हालत बहुत ख़राब थी। जब तक औरंगजेब ने कई बार इनको भगाया, कलकत्ता से भगाया, पटना से भगाया और अलग अलग जगहों से इनको मारपीट के भगा भी दिया जाता था। लेकिन फिर ये समझौता करके फिर माफ़ी मांग के फिर क्योंकि इनको भारत में बिजनेस करना होता, धीरे धीरे बिजनेस करने लगे थे भारत के दरबार में। उपस्थिति मुगलों के बीच हालांकि ये लगाते रहते थे। लेकिन 1707 के बाद उधर फ्रांस ने जब अपनी ताकत बढ़ानी शुरू कर दी, फ्रेंच जो कंपनी थी उसी की देखा देखी ईस्ट इंडिया कंपनी ने, भारत ने अपनी ताकत को बढ़ाना शुरू किया और इनके अंदर एक राजनीतिक इच्छा शक्ति जागृत हुई कि राजनीतिक रूप से भारत पर नियंत्रण करने का सपना ये 1717 के बाद देखना शुरू करते हैं। अभी अमल में नहीं लाते, पहले शुरू करते हैं। क्योंकि जब तक औरंगजेब था तो औरंगजेब तक इनकी हिम्मत नहीं थी कि कुछ भी कर सके। वो बाहर समुंदर में ही थे, ज़मीन पर बाहरी बार घूम के चले जाते थे। लेकिन जब औरंगजेब हटा, यानी जब मुगलों का पतन शुरू हुआ, तो एक अवसर था, एक आप कह सकते हैं का वैक्यूम क्रिएट हुआ मुगलों के बाद। उस वैक्यूम को भरने की कोशिश बहुत सारी शक्तियों ने की। मराठे थे, जिसमें मराठों ने सबसे ज़्यादा प्रयास किया था, और भी क्षेत्रीय शक्तियाँ थी, लेकिन किसी के अंदर उतनी क्षमता नहीं रही जो एक बड़े भारत के एक बड़े साम्राज्य का निर्माण कर सकती है। और भारत कई सारे छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया और वही जो छोटे छोटे टुकड़े बने, उन्हीं छोटे छोटे टुकड़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने पांव जमाने और राजनीतिक रूप से अपने आप को मजबूत करने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे जब मुगलों का पतन हुआ, यानी औरंगजेब की मृत्यु के बाद जब भारत की स्थिति का हम लोग अवलोकन करते हैं तो कई सारी क्षेत्रीय शक्तियाँ उभरती हैं, जिसमें सबसे बड़ी शक्ति जो थी वो मराठा संघ था। मराठा यूनियन पहले छत्रपति शिवाजी ने स्थापना की थी, आपको बताया था 2-3 वीडियोज़ में। और फिर पेशवाओं के नेतृत्व में मराठों ने अपना सर उठाया। इधर मैसूर था, बीच में निज़ाम था हैदराबाद का, इधर बंगाल, अवध, इधर राजपूताना था, इधर मुगल बादशाह था दिल्ली में,
दिल्ली में मुगल बादशाह था, इधर सिख एम्पायर बाद में जो सिखों का साम्राज्य था वो उभरा, और भी कई सारी छोटी छोटी शक्तियाँ थी। मुख्य बड़ी बड़ी शक्तियाँ भारत की यही थी। उसी में फ्रांसीसी भी थे, फ्रेंच भी जगह जगह अपनी कोशिश कर रहे थे, स्पेशली साउथ में, और मद्रास की तरफ इन्होंने केंद्र बनाया था सेंट थॉमे के आसपास, फ्रांसीसियों ने मद्रास पांडिचेरी के आसपास, और उसी में अब ब्रिटिश शुरू हो गए। अब ये जो भारत की क्षेत्रीय शक्तियाँ थी, रीजनल पावर्स थी, इनके अंदर इसमें सबसे बड़ी पावरफुल जो स्थिति थी वो मराठों की थी। लेकिन मराठों की जो स्ट्रक्चर थी, संरचना थी, वो ऐसी नहीं थी कि वो ऑल इंडिया लेवल पर काम कर सके, क्योंकि मराठों की जो बेसिकली जो नीति होती थी वो लूट मार की बहुत ज़्यादा होती थी। पड़ोसी राज्य पर धावा बोलना, उनसे चौथ वसूलना, सरदेशमुखी वसूलना, बेफिक्र होकर वो लूट मार करते। तो इससे ज़्यादातर पड़ोसी, चाहे अवध हो, चाहे बंगाल हो, चाहे निजाम हो, चाहे मैसूर हो, चाहे सिख हो, चाहे मुगल, कोई भी मराठों से खुश नहीं होता था। तो मराठे चारों तरफ अपने आप दुश्मनों से घिरे हुए थे। उधर मुगल बादशाह के कमज़ोर होने के साथ मराठा शक्ति जब दिल्ली पर काबिज होती है तो बाहरी हमलावर आने शुरू होते हैं, जिसमें नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, ये लोग आना शुरू करते हैं। तो इन नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के हमलों ने भारत में ये शक्तियाँ कमज़ोर कर दी, और उन हमलों से जूझने में उत्तर भारत की जो शक्तियाँ लगी रहीं। तो जिस समय अहमद शाह अब्दाली के झटकों से हमारा उत्तर भारत मुगल और मराठे जूझ रहे थे, इधर दक्षिण में अंग्रेज अपनी ताकत को बढ़ाने में लगे हुए थे, व्यापारिक शक्ति से ऊपर उठ गया। और ये समय 1717 के बाद ही शुरू होता है। सबसे पहला संघर्ष इन अंग्रेजों का, क्योंकि भारत की जो परिस्थितियाँ थी, अंग्रेज भाग चुके थे, और उस समय जो फ्रांसीसी थे, फ्रांसीसी भी इस समय इस संघर्ष में थे। तो आपको जैसे पिछली वीडियो में एंग्लो फ्रेंच आपको स्ट्रगल बताया था कि 3 कर्नाटिक युद्ध हुए थे। तो कर्नाटिक युद्ध हुए थे बेसिकली भारत के कर्नाटक के उत्तराधिकार को लेकर, और कर्नाटक क्षेत्र जो हमारा कोरोमंडल क्षेत्र था उस पर कंट्रोल करने के लिए, लेकिन थे बेसिकली यूरोपीय शक्तियों का टकराहट। तो जो पहला कर्नाटक युद्ध हुआ, फर्स्ट एंग्लो कर्नाटिक वॉर हुआ, और फर्स्ट कर्नाटिक वॉर हुआ 1746 to 1748। इस कर्नाटक युद्ध में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने लगभग बराबरी की टक्कर पाई। दूसरा कर्नाटक युद्ध जो हुआ 1749 to 1754 तक पांडिचेरी की संधि होती है। इसमें भारी पड़ते हैं अंग्रेज। अब इस दूसरे कर्नाटक युद्ध के समय, यानी अंग्रेजों ने जिस समय यहाँ पर कंट्रोल किया और फ्रांसीसियों को पराजय देनी शुरू कर दी, उसी समय जहाँ फ्रांसीसी दक्षिण में अपनी सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे थे, अंग्रेजों ने बंगाल में अपना ठिकाना ढूंढ लिया था। और जो फ्रांसीसी दक्षिण या मद्रास के आसपास, पांडिचेरी के आसपास अपने आप को सीमित किए हुए थे, अंग्रेजों ने बंगाल पर अभियान करना शुरू कर दिया था इसी कर्नाटक युद्ध के दौरान ही। और जून 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, जून 1757, बैटल ऑफ प्लासी। अब ये जो प्लासी की लड़ाई थी, जिस पर बंगाल पर अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित होता है। प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों को बहुत सारा धन मिला, क्लाइव को बहुत सारे आर्थिक रूप से लाभ हुआ, पैसा मिला। उस पैसे का इस्तेमाल दक्षिण की युद्ध में इन्होंने किया, और फिर से जो थर्ड कर्नाटिक वॉर होता है, तीसरा कर्नाटिक युद्ध होता है 1756 से 1763 तक। अब इस कर्नाटक युद्ध के बाद फ्रांसीसियों को अंग्रेजों ने भारत से बाहर निकाल दिया, और दक्षिण में एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरे। अब यानी साउथ में फ्रांसीसियों को हरा चुके थे, यानी अब कोई यूरोपीय शक्ति इनकी टक्कर में नहीं बची थी, और अंग्रेजों का कब्जा 1757 तक। बंगाल में अभी भी प्रभुत्व नहीं था, लेकिन हाँ, अंग्रेज अभी आ चुके थे, तो बंगाल इनके हाथ में लगभग आ चुका था। और यहीं से अंग्रेज सपने देखना शुरू कर देते हैं कि बस अब भारत हमारे कंट्रोल में आया। सोचिए, अभी भी बंगाल पर पूरा प्रभुत्व नहीं हुआ था, अभी भी इतनी बड़ी बड़ी शक्तियां भारत में थी जो अंग्रेजों को बाहर कर सकती थी, और इवन बड़ी शक्तियों को मिलने की भी जरूरत नहीं थी। केवल एक भारतीय शक्ति, कोई एक, चाहे मराठे हों, चाहे मैसूर हो, चाहे अवध हो, चाहे सिख हो, या मुगल भी अपनी पूरी ताकत से लड़ते तो अंग्रेजों को बाहर किया जा सकता था। लेकिन ऐसा भारत के दुर्भाग्य ऐसा नहीं हुआ कि जब अंग्रेज अपना पैर पसारने पर, राजनीतिक रूप से अपने आप को साबित करने पर लगे हुए थे,
उस समय हमारी भारतीय शक्तियां अपने छोटे छोटे स्वार्थों में लिप्त होकर एक विदेशी दुश्मन को नहीं पहचान रहे थे और आपस में उलझे हुए थे। वो समय भी था कि आपसी लड़ाई में हम लोग उलझे हुए थे और अंग्रेजों को पहचान ही नहीं रहे थे अंग्रेज की क्या कर सकते हैं। अब सोचिए, अकेले मैसूर काफ़ी था अंग्रेजों को हराने के लिए। 2 लड़ाइयाँ, 2 अंग्रेजों से मैसूर की 4 लड़ाइयाँ, और 4 में से 2 में मैसूर की विजय हुई। मैसूर अकेले काफ़ी था, लेकिन फिर भी मैसूर को हराया अंग्रेजों ने, क्योंकि जब मैसूर से अंग्रेजों की लड़ाई होती थी तो अंग्रेजों का समर्थन निज़ाम और मराठे दोनों कर देते थे। तो निज़ाम और मराठों से जब लड़ते थे तो मैसूर से संघर्ष करते थे, जब निज़ाम से लड़ना होता था तो मैसूर को अपने साथ अंग्रेज मिला लेते थे। अब मराठों को ये बात नहीं समझ में आई, जब मैसूर हट जाएगा, मैसूर खत्म हो जाएगा, तो फिर मराठे ही तो बचेंगे। या बंगाल पर कब्जे के बाद मराठों का तो नंबर था, अवध के बाद इन्हीं का तो नंबर था, लेकिन मराठे फिर भी अंग्रेजों के खिलाफ नहीं अभियान चल रहे थे, वो आपसी लड़ाई में उलझे हुए थे। और जिस समय अंग्रेज इधर की तरफ उलझे हुए थे, 1809 के बाद रणजीत सिंह के नेतृत्व में सिख सत्ता अपनी ताकत के चरम पर पहुंचती है और सिखों का साम्राज्य एक बड़ा सा होता है। रणजीत सिंह उत्तर में एक बड़ी शक्ति थे, लेकिन रणजीत सिंह ने भी इस तरीके से बढ़ते हुए अंग्रेजों के खिलाफ कोई सैनिक अभियान नहीं किया। अकेले रणजीत सिंह काफ़ी थे अंग्रेजों के लिए, लेकिन वो भी उनसे लड़ने का साहस नहीं जुटा पाते। अब अंग्रेज धीरे धीरे बढ़ रहे थे, मैसूर, मराठे, बंगाल, अवध, दिल्ली तक। अब जब इतनी दूर बढ़ गए तो क्या इनको छोड़ देंगे? लेकिन फिर भी रणजीत सिंह ने लड़ाई नहीं लड़ी। यही कारण है, ये हम आपको इसलिए समझा रहे हैं कि ये हमारी राजनीति की बड़ी खास विशेषता है कि हम विदेशियों के बजाय आपस में ही ज़्यादा जुड़े रहे। ठीक, खैर, तो आपको बता रहे थे कर्नाटक युद्ध जब हुआ तो कर्नाटक युद्ध के बाद इनका कंट्रोल हो चुका था साउथ पर, लेकिन अभी भी दक्षिण में बड़ी बड़ी शक्तियाँ थी, जिसमें मैसूर, निज़ाम, मराठे अभी भी थे। अब इनसे किस तरीके से इन्होंने बारी बारी उलझना शुरू किया। अब जब बंगाल में अंग्रेजों ने अपनी प्रभुसत्ता स्थापित कर दी और अवध की तरफ इंटरफेरेंस किया और मुगल बादशाह के मामलों में इंटरफेरेंस करना शुरू किया, तो तीनों जो उत्तर की शक्तियाँ थी, दिल्ली का मुगल बादशाह शाह आलम सेकेंड, अवध का नवाब शुजाउद्दीन और बंगाल का नवाब, तीनों मिलके 22 अक्टूबर 1764 एक लड़ाई लड़ते हैं, बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर का युद्ध लड़ा जाता है इन भारतीय शक्तियों के बीच। कहा जाता है कि जो प्लासी की लड़ाई थी वो एक साजिश थी, क्लाइव ने साजिश करके और नवाब के खिलाफ षड्यंत्र करके अपनी तरफ लोगों को मिला लिया। लेकिन बक्सर का युद्ध वाकई में शक्ति परीक्षण था कि उत्तर की तीनों बड़ी शक्तियाँ, मुगल बादशाह, अवध और बंगाल का नवाब, तीनों नवाबों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और तीनों हार जाते हैं। तीनों हारे तो बक्सर की लड़ाई के बाद संधि होती है, इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की 2 संधियाँ हुई थी, 12 अगस्त 1765 और 16 अगस्त 1765। अब इस 12 अगस्त 1765 और 16 अगस्त 1765 ये दोनों जो ट्रीटीज़ हुई, इन्हीं दोनों ट्रीटीज़ से बंगाल पर जो प्रभुत्व था, बंगाल की जो सत्ता थी, बंगाल की जो दीवानी थी, वो मुगल बादशाह से अंग्रेज़ों ने हासिल कर ली। यानी अंग्रेज जब बंगाल पर अपने प्रभुसत्ता का दावा कर चुके थे और उनको सारी दीवानी मिल चुकी थी। उधर मराठे अभी भी इनसे उलझने के मूड में नहीं थे। मराठे अभी तक अपनी भारत की सबसे बड़ी ताकत इस दौर में, जब अंग्रेज उधर बंगाल और दक्कन में उलझे हुए थे, तो उस समय भारत की सबसे बड़ी ताकत थे मराठे। मराठे अपनी सत्ता यहाँ से लेकर दक्षिण दिल्ली तक पहुँच चुके थे और दिल्ली के बाद उलझना शुरू किया पंजाब के मामलों में। तो उधर से लड़ाई होती है अहमद शाह अब्दाली से मराठों की, जो जनवरी 1761 में लड़ी जाती है, पानीपत का तीसरा युद्ध। तो जो पानीपत की तीसरा युद्ध था, ये भारत की सबसे बड़ी ताकत मराठे और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई। और एक पेशवाओं के जब आपको क्लास पढ़ा रहे थे तो आपको बताया था किस तरीके से अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को पराजित कर दिया। अब इस पानीपत की लड़ाई जब हुई तो इस पानीपत की लड़ाई ने ये तो साबित कर दिया कि पानीपत की लड़ाई ने ये तो साबित नहीं किया कि भारत की गद्दी किसको मिलने वाली है, लेकिन पानीपत की लड़ाई ने ये जरूर साबित कर दिया कि भारत की गद्दी किसको नहीं मिलने जा रही है। यानी मराठे अब भारत के स्वामी नहीं बनेंगे, ये पानीपत की लड़ाई से प्रूव हो चुका था। यानी पानीपत ने मराठा की एकता को तोड़ दिया। अब जिस समय पानीपत का युद्ध चल रहा था, पानीपत का संघर्ष अंग्रेजों मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच चल रहा था, उस समय
क्लाइव जो था, क्लाइव इस बंगाल विजय के बाद, प्लासी के विजय के बाद 1760 में वो चला गया वापस लंदन, और लंदन जाके वहाँ पर प्रधानमंत्री को अपने चौधम को ये समझा रहा था कि भारत में बहुत अनुकूल मौसम है, अनुकूल परिस्थितियाँ हैं, अगर ब्रिटिश सरकार सहयोग देती है तो ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत पर कब्जा करने की स्थिति में आ सकती है। और वो ब्रिटिश सरकार को अपनी भावी योजनाएं समझा रहा था कि किस किस तरीके से हम काम करें तो भारत पर आधिपत्य ब्रिटिश स्थापित किया जा सकता है। यानी कि जिस समय भारत की सबसे बड़ी ताकत विदेशी शक्तियों से उलझी हुई थी, ये अहमद शाह अब्दाली से उलझी हुई थी, उस समय क्लाइव लंदन में बैठ के भारत विजय की योजना तैयार कर रहा था। ये दूरदर्शिता क्लाइव की, और ये क्या कह सकते हैं मराठों की, जो भी कहिए, खैर कहना ठीक नहीं होगा। तो ये एक तरीके से दुर्भाग्य रहा भारत का कि मराठे हार जाते हैं पानीपत में। उधर क्लाइव, सोचिए बक्सर की लड़ाई के बाद 1464 में जो बक्सर की लड़ाई हुई थी, मामला इतना उलझा हुआ था कि समझौता हो ही नहीं पा रहा था। उस समय बक्सर का युद्ध होता है 64 में, और इसके लिए संधि होती है, टीटी होती है 1765 में। क्लाइव को बुलाया गया था इसी काम के लिए। क्लाइव दोबारा आता है, क्लाइव 2 बार गवर्नर बना। तो ये परिस्थितियां बता रही हैं कि मराठे की स्थिति क्या है। मराठे भारत के भाग्य विधाता नहीं हो रहे, और 1765 में बंगाल पर ब्रिटिश आधिपत्य शुरू होता है, और 1765 से लेके 1700, जब तक वॉरेन हेस्टिंग्स नहीं आ जाता, यानी वॉरेन हेस्टिंग्स जब भारत में आया तब जाके उसने द्वैत शासन को ख़त्म किया। तो 1765 से लेके 1772 तक बंगाल में इन्होंने रखा द्वैत शासन। द्वैत शासन का मतलब होता है कि बंगाल के नवाब को अंग्रेजों ने बरकरार रखा था, लॉ एंड ऑर्डर बंगाल के नवाब को दिया गया था, और रेवेन्यू सारा कलेक्शन कंपनी करती थी। यानी कंपनी केवल पैसा वसूलती थी, और जिम्मेदारी सारी, झगड़े की जिम्मेदारी वो नवाब को दिया गया था। यानी कंपनी बिना किसी जवाबदेही के खाली लूस खटोस कर रही थी। अब सोचिए, ये जो बंगाल का द्वैत शासन था या डुअल सिस्टम था, वो इतने गंदे तरीके से बंगाल को लूटा गया कि अंग्रेजों को खुद लगा कि कुछ ज़्यादा हो गया। जब वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल बन के आया तो वॉरेन हेस्टिंग्स अपने आप में बहुत बेईमान आदमी थे, लेकिन उसको खुद लगा कि ये द्वैत शासन बहुत गलत है, इसमें बहुत ज़्यादा करप्शन हो रहा है, इसलिए उसने 1772 में इसको ख़त्म कर दिया। अब सोचिए, जो करप्ट आदमी है उसको भी लग रहा है कि बहुत ज़्यादा करप्शन, मतलब ये कितनी बुरी स्थिति रही होगी। 1765 से लेकर 1772 ये 7 साल बंगाल के लिए खुल के लूटा गया बंगाल को। और वही जो धन लूटी कंपनी, और कंपनी अमीर होती है तो फिर से युद्धों में उलझना शुरू होती है। यानी इस द्वैत शासन ने बंगाल के अंग्रेजों को एक बहुत बड़ी धनराशि दी, बहुत पैसा दिया कि आने वाले संघर्षों के लिए तैनात हो सके। और यही जो बंगाल का कब्जा था अंग्रेजों का 1765, ये अंग्रेजों के लिए, भारत के लिए एक समझ लीजिए कि लैंडमार्क साबित होता है कि अब अंग्रेजों के पास इतना कुछ आ चुका था कि अब अभी बंगाल पर थे, अभी भी पूरे भारत में इनका आधिपत्य नहीं था, थे ये बंगाल में, लेकिन बंगाल की संपत्ति, बंगाल के संसाधन और यूरोपीय ताकत, इन सब ने मिलकर यही बंगाल से शुरुआत की अंग्रेजों ने, और पूरे देश को अपने हाथ में ले लिया। ये बंगाल की विशेषता थी। बंगाल सबसे रिच स्टेट, सबसे फर्टाइल, उसमें बिहार उड़ीसा बंगाल के हिस्से हुआ करते थे, और वहाँ पर रेवेन्यू का सोर्स, जो आमदनी का स्रोत था, बहुत ज़्यादा था। यानी अब प्रभु सत्ता का सपना अंग्रेजों को दिखाई दे रहा था बिल्कुल खुल के, लेकिन अभी भी भारत की कई सारी शक्तियाँ थी जो अंग्रेजों से टकराने की स्थिति में थी, खासतौर पर मराठा और मैसूर। अब इनमें भी अंग्रेजों ने बड़ी, अब बीच में निजाम तो सैंडविच बना हुआ था इन दोनों के बीच में, मराठों और मैसूर के बीच में। अब अंग्रेजों की होशियारी, सबसे ज़्यादा होशियारी इन्हीं तीनों ताकतों के बीच बैलेंस बनाया अंग्रेजों ने। कैसे बैलेंस बनाया? पहले उलझना शुरू किया मैसूर से, और जो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार हुआ, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1767 to 1769। तो पहले आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों ने मराठों और निज़ाम को मिलाया और मैसूर पर हमला किया, लेकिन हैदर अली होशियार था, उसने निज़ाम और मराठों को अपनी तरफ तोड़ा और हरा दिया। अंग्रेज बुरी तरीके से हारे इसमें। फिर दूसरी लड़ाई लड़ी, दूसरा प्रयास हुआ, सेकेंड एंग्लो मैसूर वार 1780 से 1784 तक। अब इस दूसरे एंग्लो मैसूर वार में आपको मैसूर वाले वीडियो में बताया भी था कि किस तरीके से हैदर अली ने मराठों को अपनी तरफ मिला लिया था। और उसी समय
मराठों के मामले में इनकी जो बम्बई प्रेसिडेंसी थी अंग्रेज़ों की, इसने इंटरफेयर करना शुरू कर दिया और एंग्लो मराठा वार शुरू हो गया, आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू हुआ। तो जब एंग्लो मराठा वार शुरू हुआ, आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू हुआ, तो अंग्रेज उलझे। अंग्रेज सोचिए मराठों के सहयोग से मैसूर से लड़ाई लड़ रहे थे, उसी समय अंग्रेजों की मराठों से युद्ध शुरू हुआ। तो जब मराठों से युद्ध शुरू हुआ, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार, इसका भी समय पीरियड लगभग इसी की समय का माना जाता है। तो इस फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार का जो अंत हुआ था वो सलवाई की संधि से हुआ था 1782 में, 1782, ट्रीटी ऑफ सलवाई। अब उस सलवाई की संधि से अंग्रेजों ने क्या किया कि मराठों से 20 साल के लिए शांति पा ली कि अब मराठों से लड़ाई कुछ समय तक हम नहीं लड़ेंगे। यानी मराठों को इन्होंने अपनी तरफ मिला लिया, अब मराठों से नहीं लड़ाई लड़ेंगे। और उस 20 साल का इस्तेमाल अंग्रेजों ने मैसूर के खिलाफ लिया। यानी अब मराठों से निश्चिंत होकर अंग्रेज पूरा ध्यान किस पर लगा रहे थे, मैसूर पर। और फिर अगली लड़ाई लड़ी गई मैसूर से 1792, उस समय कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल था। तो इस दिन से आंग्ल मैसूर युद्ध में मराठों के और निज़ाम के सहयोग से, इन दोनों के सहयोग से अंग्रेजों ने मैसूर को बुरी तरीके से हराया। टीपू सुल्तान हार गया और श्रीरंगपट्टम की संधि करने को बाध्य हो जाता है। मराठों को ये नहीं समझ में आ रहा था कि अंग्रेज इनके सहयोग से इनको हरा रहे, तो इन पर कब्जा करने के बाद फिर हमको पीटेंगे, यह अभी तक इनको नहीं क्लियर हो रहा था, और यही हुआ। फिर इसके बाद कॉर्नवालिस के समय सेकेंड एंग्लो मैसूर, थर्ड वाला तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध 90 से 92 तक चला। इसमें टीपू सुल्तान बुरी तरीके से हारा और इसमें मराठों निज़ाम ने सहयोग कर दिया। अब निज़ाम को कुछ समय तक मैसूर बचा रहा, क्योंकि कॉर्नवालिस के बाद जो अगला गवर्नर जनरल आया जॉन शोर जो था वो हस्तक्षेप की नीति को फॉलो कर रहा था, नॉन इंटरफेरेंस। वो भारतीय इन राजाओं के लफड़े में नहीं पड़ता था, उसको लगता था कि बिजनेस करना है, बस बिजनेस करना है, कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया। तो जॉन शोर के समय किसी भारतीय सत्ता के साथ उसने संघर्ष नहीं किया। फिर एक जो बड़ी क्रांति भारत में होती है, एक गवर्नर जनरल भारत में आता है, वेलेज़ली जो गवर्नर जनरल भारत आया, मात्र 37 साल की उम्र, 37, मात्र 37 साल की उम्र में वेलेज़ली गवर्नर जनरल बनता है और 1798 में गवर्नर जनरल बनकर भारत आता है। वेलेज़ली देखता है कि ढेर सारे राजे रजवाड़े हैं, सीधे सीधे हरा नहीं सकते, तो उनके ऊपर दबाव बना के उसने एक पॉलिसी बनाई, सब्सिडरी अलायंस, जिसको कहा जाता है सहायक संधि। अब ये जो सहायक संधि थी, सब्सिडरी अलायंस, ये वेलेज़ली ने, हालांकि ऐसा नहीं था कि सहायक संधि वेलेज़ली ने ही लॉन्च की थी, इसके पहले भारत में फ्रांसीसी थे, ये लोग इसको शुरू कर चुके थे। डुप्ले ने भी वेलेज़ली की सहायक संधि, सब्सिडरी अलायंस टाइप की जो काम था वो भारत में कर चुका था, लेकिन इफेक्टिव ढंग से जो सहायक संधि को लागू किया ये वेलेज़ली ने लागू किया। वेलेज़ली क्या करता था कि भारतीय राजाओं पर दबाव बनाता था और उनसे जो सहायक संधि स्वीकार करते थे, कहता था कि आपकी सुरक्षा का भार हम लेते हैं। यानी आपकी जो विदेश नीति होगी, जैसे मान लीजिए कि निज़ाम से सहायक संधि की, तो निज़ाम के आसपास जो भी शक्तियाँ होंगी उसकी जो विदेश नीति होगी वो अंग्रेज कंट्रोल करेंगे। निज़ाम के राज्य में कोई हमला करेगा तो अंग्रेज उस हमले की रक्षा करेंगे, और उसके बदले में अंग्रेज जो है अपनी सेना वहाँ पर रखेंगे और वही सेना निज़ाम की विदेश नीति देखेगी। और निज़ाम के दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रहेगा, यानी एक अंग्रेज अफसर रहेगा जो उनके सारे दरबारी कामकाज और सारी नीतियों को देखता रहेगा, वॉच करता रहेगा और उसी के हिसाब से सारा काम करेगा। हालांकि आंतरिक मामलों में निज़ाम स्वतंत्र रहेगा, लेकिन बाहरी मामलों में यानी विदेशी मामलों में दूसरे राज्य संबंध होंगे, जो सैनिक मामले होंगे वो अंग्रेजों के अधीन होंगे, और जो सेना होगी उसका खर्चा भी निज़ाम देगा। यानी निज़ाम के खर्चे पर ब्रिटिश सेना निज़ाम की रक्षा करेगी, और इसके बदले में, उस सेना के खर्चे के बदले में बहुत मोटी रकम अंग्रेज वसूलते थे। और पैसा इतना ज़्यादा होता था कि भारतीय शक्तियाँ सहायक संधि तो कर लेती थी, और सैनिक साजो सामान, सैनिकों की सैलरी, गोला बारूद, बंदूकें, तोपे, गोले इतने महंगे होते थे कि भारतीय शक्तियाँ उसका भुगतान नहीं कर पाती थी। जब भुगतान नहीं कर पाती थी तो उनका जो उधार रहता था वो बढ़ता चला जाता था। तो उस वसूली के चक्कर में जो भारतीय शक्तियाँ होती थी, एक अपने राज्य का एक बड़ा हिस्सा, ज़मीनों का एक बड़ा टुकड़ा अंग्रेजों को दे देते थे जमींदारी के रूप में। यानी बकाया के बदले में ज़मीन आधा से आधा राज्य वसूल लेते थे अंग्रेज। यानी पैसा इतना लाद दिया कि वो दे ना पाए और उसके बदले में उनका राज्य हम कब्जा कर लें। यही थी सहायक संधि, सब्सिडरी अलायंस, जो पहले से भारत में चल रही थी और बहुत इफेक्टिव ढंग से इसको चलाया वेलेज़ली ने।
और सबसे पहले जो सहायक संधि जिसने स्वीकार की वो था निज़ाम से ही शुरू किया, जो आपको एग्जाम्पल दिया। तो सबसे पहले सहायक संधि 1798 में 1798 हैदराबाद के निज़ाम ने स्वीकार की। उसके बाद 1799 में उसने सहायक संधि का प्रस्ताव टीपू सुल्तान के पास भेजा, यानी मैसूर, यानी निज़ाम अब कमजोर खत्म हो गया, अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। फिर 1799 में मैसूर के पास उसने सहायक संधि का प्रस्ताव भेजा, लेकिन मैसूर ने स्वीकार नहीं किया। टीपू सुल्तान स्वाभिमानी था, उसने लड़ाई लड़ी। फाइनली 1799 में टीपू सुल्तान मारा गया और मैसूर को भी सहायक संधि के अंदर में लिया दिया गया। फिर 1799 में तंजौर को भी इसने सहायक संधि स्वीकार करा दी। फिर 1801 अवध को भी इसने सहायक संधि स्वीकार करा दी। यानी धीरे धीरे इस सहायक संधि के माध्यम से धीरे धीरे वो भारत पर कंट्रोल करता चला जा रहा था। मराठों में जो मराठा पेशवा थे, पेशवा भी आते हैं सहायक संधि के अंतर्गत। 1801 पेशवा है, मराठा पेशवा से भी सहायक संधि से उन्हें स्वीकार करा ली। 1801 फिर 1803 में भोसले और चाल में सिंधिया। 1803 जो मराठा भोसले थे और 1804 में सिंधिया। यानी हैदराबाद 98, मैसूर 99, तंजौर 99, अवध 1801 में पेशवा, 1803 में भोसले और 1804 में सिंधिया। तो धीरे धीरे इन सहायक और भी कई सारे राज्य थे जो मेन थे, उसके बारे में बताया। तो धीरे धीरे इन सहायक संधि से अंग्रेजों को ये फ़ायदा हुआ कि इनकी जो सेना होती थी, सेना का रख रखाव, मेंटेनेंस, उसका खर्चा सारा भारतीय राज्य देते थे। उसके बदले में अंग्रेजों को खूब पैसा भी मिलता था, और पैसा अगर भारतीय राज्य नहीं चुका पाते थे तो उसके बदले में राज्य से हिस्सा देते थे, ज़मीनें देते थे। तो धीरे धीरे कंट्रोल अंग्रेजों का बढ़ता चला गया। उसी बीच 1802 से 1805 तक तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ और अंग्रेजों की ताकत और बढ़ी। फिर जो थर्ड एंग्लो मैसूर मराठा वार हुआ था, तीसरा जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ 1815 से 1818 तक चला, 16 से आप कह सकते हैं इसको। तो तीसरे एंग्लो मराठा वार से पूरा मराठा संघ अब अंग्रेजों के अंडर था। यानी धीरे धीरे ये कमज़ोर करते चले जा रहे थे, कब्जा करते चले। लेकिन अभी भी पंजाब बचा हुआ था, रणजीत सिंह अपने चरम पर थे, लेकिन रणजीत सिंह इधर आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं दिखा रहे थे। 1803 में ही 1802 में ही लसवारी की लड़ाई होती है, और लसवारी की लड़ाई में अंग्रेज अब पहुंच गए कहाँ? दिल्ली तक। यानी पूरा मैसूर, निजाम, बंगाल, मराठा, अवध दिल्ली तक पहुंच चुके हैं। इसके बावजूद अभी भी रणजीत सिंह उलझने से बच रहे थे। यही रणजीत सिंह की एक बड़ी गलती सामने साबित होती है कि रणजीत सिंह इस स्थिति में थे जो अंग्रेज़ों का मुकाबला कर सकते थे अभी भी, और अंग्रेज भी इस बात को जानते थे। तो रणजीत सिंह के जीते जी अंग्रेज़ों ने रणजीत सिंह के साथ कोई लड़ाई नहीं लड़ी। लेकिन जैसे ही रणजीत सिंह बढ़ते हैं 1839 में रणजीत सिंह की मौत होती है, और अंग्रेज अब पंजाब की तरफ भी अब सब हो चुका था। तो पंजाब बस सब समय का खेल था, बहुत लंबा समय नहीं चल सकता था। बीच में हालांकि सिंध का विलय इन्होंने किया 1843 में जो सिंध का विलय किया गया, तो सिंध का विलय तो समझिए फ्री में हो गया। सिंध की कोई गलती नहीं थी। सिंध के जो शासक थे वो हमेशा अंग्रेज़ों के साथ देते थे। अंग्रेज़ों ने जो शर्तें लगाई सारी शर्तें सिंध ने मानी। इसके बावजूद सिंध का विलय हुआ। जब सिंध का विलय हुआ तो ब्रिटिश अफसरों ने ऐसा कहा भी कि सिंध का विलय करना हमारी नैतिकता के खिलाफ है, लेकिन फिर भी हम ऐसा करेंगे क्योंकि ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। मतलब फ़ायदा हो तो कुछ भी, संधि हो चुकी है, हम आपकी सुरक्षा का वादा लेते हैं, इसके बावजूद हमें लगता है कि हमें आप पर कंट्रोल करना चाहिए जिससे हमारा फ़ायदा होगा, तो कंट्रोल कर देते थे और सीधा कब्जा हुआ। तो सिंध का विलय कर लिया। फिर अब पंजाब की बारी थी। तो पंजाब के लिए अंग्रेजों को रणजीत सिंह जब तक जिंदा थे तब अंग्रेज नहीं लड़ते हैं। 1839 के बाद रणजीत सिंह की मौत होने के बाद अंग्रेज ताक में थे ही। 2 लड़ाइयाँ लड़ी और 2 लड़ाइयों में पंजाब का विलय हुआ। पंजाब के विलय के लिए जो पहली लड़ाई लड़ी गई थी 1845 से 46 तक लड़ा गया, और 1848 से 1849 तक।
और 49 में पंजाब का विलय ब्रिटिश सरकार ने अपने में कर लिया। और ये जो पंजाब का विलय हुआ था उस समय गवर्नर जनरल बन के आया था डलहौजी। तो डलहौजी जो था इस सहायक संधि वाले वेलेजली का भी बड़ा भाई था। बड़ा भाई होने का मतलब है कि वेलेजली ने सहायक संधि की कि मतलब हम साथ रहेंगे, सीधे सीधे छीना नहीं। डलहौजी उससे 4 कदम आगे जाके था। वो कहता था कि राजाओं के रख के हम करेंगे क्या। उसको राजा महाराजा देसी पसंद नहीं आते थे। बोला राजाओं को हटाओ, सीधे हड़प लो। सीधे उसने हड़प नीति कहते हैं, दक्षिण ऑफ लेफ्ट, सीधे हड़प लो, कोई बातचीत नहीं करनी, हड़प लिया। और उसमें एक उसने नीति बनाई कि जिस राजा नवाब या नरेश का वैध उत्तराधिकारी लीगल सक्सेसर नहीं होगा, उस राजा के मरने के बाद उसका जो क्षेत्र है वो ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा मान लिया जाएगा, खुद ही मान लिया जाएगा। और बहुत सारे देश के राजा नवाब ऐसे थे जिनके अपने बेटे नहीं हुआ करते थे, जिनके अपने लड़के नहीं होते थे। तो जब उनके लड़के नहीं होते थे तो उन क्षेत्रों का विलय आराम से कर लिया गया, जिसमें सबसे खतरनाक तरीके से विलय किया गया सतारा का 1848 सतारा। तो सतारा का विलय इसीलिए किया गया क्योंकि उनका कोई लड़का नहीं था। फिर जो अवध ये झांसी रियासत थी, झांसी रियासत के राजा थे गंगाधर राव। जब गंगाधर राव की कोई मृत्यु हुई तो उनका कोई बेटा नहीं था, उन्हीं की वाइफ थी रानी लक्ष्मीबाई। तो गंगाधर राव की मृत्यु के बाद 1853 में झांसी का विलय किया गया। अब झांसी के विलय में विवाद हुआ क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई ने क्या किया कि दामोदर राव नाम के एक लड़के को गोद ले लिया कि महाराज हमारे ये दत्तक पुत्र है, लेकिन अंग्रेजों ने कहा गोद लिए हुए बेटे को राजा वापस नहीं किया जाएगा और रानी की कोशिशों के बावजूद झांसी का विलय हुआ। फिर 1854 में गया नागपुर, 1854 नागपुर विलय होता चला गया। फिर आपको बताया कि जो अवध ने सहायक संधि स्वीकार की थी 1801 में, तो अवध ने अंग्रेजों से कोई लड़ाई नहीं लड़ी। अंग्रेजों कहा जाता है कि अवध जो था वो अंग्रेजों की ढाई माँ थी। अंग्रेज जो कहते थे, जैसा जैसा कहते थे, जितना पैसा अंग्रेजों को चाहिए था सब अंग्रेजों को दिया। कहा जाता है कि अंग्रेजों को पाला पोसा दूध पिलाया अवध ने, और अवध को भी अंग्रेजों ने नहीं छोड़ा। कि अवध ने कोई लड़ाई नहीं लड़ी। जो अंग्रेज कहते कि सब 1801 में सहायक संधि स्वीकार करके बाहर हो गए, तो यानी अवध की सुरक्षा की गारंटी खुद अंग्रेजों को थी। और अवध के ऊपर डलहौजी ने आरोप लगाया कि अवध का शासन प्रशासन खराब हो चुका था, एडमिनिस्ट्रेशन सड़ चुका था। कुप्रशासन के आधार पर अवध का विलय किया गया। जब अवध का शासन ही अंग्रेजों के हाथ में था तो कुप्रशासन अगर हुआ तो उसके जिम्मेदार अंग्रेज हुए, न कि अवध, क्योंकि अवध 1801 से अंग्रेजों के अंडर में था, सहायक संधि स्वीकार कर लिए थे। तो अगर अवध में कुछ गड़बड़ी हो रही है तो जिम्मेदारी किसकी हुई? अंग्रेजों की हुई। इसके बावजूद 1856 यानी 1856 अवध का विलय किया गया और आरोप लगा कि अवध ने कुप्रशासन, नवाब वाजिद अली शाह को अरेस्ट कर लिया गया बिना कुछ किए। जबकि आपने तो सुरक्षा की मतलब खुद अंग्रेजों ने अवध की सुरक्षा की गारंटी ली और खुद उसी का विलय कर लिया कि अब आप शासन नहीं संभाल पा रहे। क्या नीति थी? तो अवध का विलय समझ लीजिए कि बिल्कुल अब जो डलहौजी ने किया सबसे लास्ट था। यानी अब ये बिल्कुल गर्दन तक भर चुके थे, यहाँ तक आ चुके थे। यानी होता है ना, अति हद हो चुकी थी। मतलब इस तरीके से छीनते जा रहे थे। मतलब पहले तो लड़ के जीते, फिर सहायक संधि करके किया, और अब क्या था, बिना मतलब के ही जिसने आपका साथ दिया उसको भी, चाहे सिंध का विलय हो चाहे अवध का विलय हो, सब कुछ ऐसे ही। यानी अंग्रेज इस समय तक इस स्थिति में आ चुके थे कि अब भारतीय राजाओं से बातचीत करना, कोई सुलह समझौते करना उनको बेइज्जती लगती थी कि कैसे हम बातचीत करेंगे। आपको अभी बताया कि जब औरंगजेब मुगल बादशाह हुआ करता था तो कई बार अंग्रेजों ने मार पीट के भगाया, अंग्रेजों को भगा दिया करते थे लोग। अंग्रेज जब आते तो बड़ी परमिशन लेते थे मुगल बादशाह के समय। वही जब हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल बना और मुगल बादशाह अकबर शाह सेकंड ने हेस्टिंग्स को मिलने के लिए बुलाया, तो हेस्टिंग्स ने मुगल बादशाह अकबर शाह सेकंड से मिलने तक से मना कर दिया कि तुम होते कौन हो, नहीं मिलेंगे तुमसे, फालतू आदमी से मिलने का टाइम नहीं। अगला गवर्नर जनरल आता है मस्ट, वो बहादुर शाह जफर से अकबर सेकंड से मुगल बादशाह से मिलने के लिए जाता है तो बिल्कुल बराबरी के लेवल पर मिलता है, हाथ मिलाता है। एक कंपनी का अफसर जाके हाथ मिलाता है मुगल बादशाह से, बराबरी के लेवल पर मिला। और वही औरंगजेब के समय कंपनी झुकते थे, लेट जाते थे बिल्कुल मुगल बादशाहों के सामने। तो ये स्थिति जो बदली, शुरुआत में जैसे बताया कि अभी जो थे धीरे धीरे बढ़ रहे थे। आपको बताया कि कंपनी कब बनी? कंपनी बनी सन 1600 में, 1608 में भारत आए
और 1613 में भारत से बिजनेस स्टार्ट करते हैं 1613। और 1613 से जब बिजनेस स्टार्ट करना शुरू किया और 1813 यानी लगभग 1613 से 1713 यानी 100 साल, 1713 से 1813 200 साल, 1853 जहाँ से 250 साल, 250 साल लगे, 250 ईयर्स। 250 सालों में अंग्रेजों ने अब वो स्थिति प्राप्त कर ली थी कि अब अंग्रेज भारत की सत्ता के स्वामी थे। अब उन्हें किसी से पूछने की, किसी राजा से परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वो खुद नियम बनाते थे कि अब भारत का मालिक अंग्रेज हो चुके थे। यानी इस 1813 में जब पहली फैक्ट्री लगाई सूरत में अंग्रेजों ने, 250 सालों में धीरे धीरे करते करते वो स्थिति आ चुकी थी कि अब हम उनसे परमिशन लेते थे, अब हम उनकी रिक्वेस्ट कर रहे थे, हम अपने लिए हाथ पर जोड़ रहे थे। तो अब ये सारी चीज़ें क्यों हैं? आपसे फूट की वजह से। तो ये जो ब्रिटिश प्रभुसत्ता भारत में स्थापित होती है, इसमें अंग्रेजों का शुरुआती दौर में जो बताया कि शुरुआती जो 100 साल था, ये भारत में अपने कदम 100-150 साल कदम जमाने में लगे आए। लेकिन इसके बाद जब कदम जमे तो फिर इन्होंने अपनी होशियारी दिखाई और धीरे धीरे करते हुए पूरे भारत पर कंट्रोल स्थापित कर लिया। और कैसे स्थापित किया, किस होशियारी से? इसमें भी अंग्रेजों की योग्यता से ज़्यादा भारतीय शासकों की नालायकियत कहना बिल्कुल सही साबित हो। कैसे भारतीय शासक कितने नालायक थे, एक एक करके सबसे लड़ते भिड़ते अंग्रेज जीत गए और हम लोग देखते रह गए और बाद में उन्हीं के अंडर में आ गए। हमारा पूरा फ्रीडम स्ट्रगल ही अंग्रेजों के खिलाफ चला। जो अंग्रेज केवल 1813 में एक सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने की परमिशन ले रहे थे, 250 सालों में भारत को गुलाम बना के रख दिया। खैर, अब इस गुलाम बनाने के दौर में जो लूटपाट की, इसमें अंग्रेजों ने भारत में बहुत सारी नीतियाँ अपनाई। अंग्रेजों ने भारत पर जो कंट्रोल स्थापित किया, जो नियंत्रण स्थापित किया, तो मेन टारगेट आपको फिर से बता दें कि अंग्रेजों का जो मुख्य टारगेट था वो भारत पर शासन करना नहीं था, भारत से फ़ायदा कमाना था, पैसा, रुपया। अब उस फ़ायदा कमाने के लिए उन्होंने भारत में बहुत सारी नीतियाँ अपनाई, खास तौर पर रेवेन्यू, राजस्व, भू राजस्व, लैंड रेवेन्यू, भू राजस्व पर अंग्रेजों ने सबसे ज़्यादा फोकस किया। और उसी भू राजस्व फोकस करने की वजह से अपनी जो भू राजस्व नीतियाँ अपनाई, उन्होंने ही भारत में अंग्रेजों की सत्ता पर ग्रहण लगाया। भू राजस्व ने ही अंग्रेजों को भारत में सबसे मदद की और उसी भू राजस्व ने ही अंग्रेजों पर ग्रहण भी लगाया। क्योंकि ये जो 1757 के बंगाल विजय के बाद अंग्रेजों ने नीतियाँ लागू की, उसका थोड़े समय तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे करके लगभग 80, 90, 100 सालों तक जब शोषण का बढ़ता चला गया, अति हो गई, तब फिर उसका रिएक्शन हुआ और फिर क्रांति हुई और अंग्रेजों के खिलाफ धीरे धीरे करके विद्रोह होने शुरू हुए। ऐसा नहीं विद्रोह नहीं हो रहा था, हुआ। तो अब कौन कौन सी नीतियाँ थी, भू राजस्व नीतियाँ कैसी थीं, कैसे अंग्रेजों के खिलाफ लोगों के अंदर असंतोष पैदा हुआ और उसी असंतोष ने एक जन्म दिया एक क्रांति का। तो क्या, क्यों, कैसे, इस पर हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करते हैं। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।